एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी का 2015 में जो क्वेश्चन आया था हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में उसको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हमें 5 का आंसर देना रहता है और उसमें भी एक क्वेश्चन नेसेसरी होता है जिसका आंसर आपको देना ही देना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें का आंसर हमें सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स में देना होता है। चलिए अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में मैं आपको थ्योरी पार्ट जितना भी थ्योरी पार्ट होगा उसका क्वेश्चन करवा दूंगा और साथ में अगले पार्ट में मैं आपको जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, मेनली एग्जाम में 4 से 5 न्यूमेरिकल रहते हैं और 4 थ्योरी रहते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है और बचे 9, तो इसमें 4 या 5 प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल रहते हैं और 4 थ्योरी टाइप रहते हैं। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 15 में वो था क्या, सत्य असत्य। सबसे पहला क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। कौन सा कथन सही या गलत है? राइट व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। इसमें आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट दिया रहेगा 10, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देंगे और उसके बाद एबीसी में रहेगा तो एबीसी देंगे या रोमन में रहेगा तो वो नंबर देंगे और उसके सामने सीधा डैश देके ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। समझे? चलिए अब पहला क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी का जन्मदाता बाउले हैं। तो जी ऐसा नहीं है, सांख्यिकी के जन्मदाता बाउले नहीं है, इसलिए हमारा ये जो कथन है वो गलत होगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि सांख्यिकी के जन्मदाता मैकग्रांथ थे, सॉरी गाटफ्राइड आकेनवाल थे। कौन थे? सीधा या आपको ऑप्शन में रहेगा आकेनवाल या गाटफ्राइड आकेनवाल, तो आप इस पे सत्य लगाइएगा। चलिए यहां पे जो है हमारा सांख्यिकी के जन्मदाता बाउले हैं, ये तो गलत है, लेकिन सही कौन होगा वो होगा अगर आपको गाटफ्राइड आकेनवाल रहेगा तो। अब है हमारा दूसरा, दो राशियां 3 और 5 के मध्य एक समानांतर माध्य आएगा। अ पैरेलल 5 विल अक्कर बिटवीन 2 जोरिडिक 3 and 5। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, माध्य निकालना जानते हैं, तो समानांतर माध्य क्या होता है, हम माध्य निकाल लेते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं तो वो समानांतर माध्य हो जाता है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, 3 और 5 को ऐड करने पर हमारा आता है 8 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल के आ जाएगा, माध्य निकाल के आ जाएगा 4। अब माध्य में 2 ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, समानांतर माध्य। तो 4 में 2 ऐड करने पर कितना आता है, 4 में 2 ऐड करने पर हमारा 6 आता है, तो हमारा समानांतर माध्य 6 होगा। तो यहां पर क्या कर रहा है, जब दो राशियों के बीच का समानांतर माध्य 5 आएगा तो ये हमारा क्या है, असत्य है, फॉल्स है। अब सी नंबर है हमारा, k का मूल्य 10 है अगर 3k और 48 गुणोत्तर श्रेणी में है। द वैल्यू ऑफ k इज 10 इफ 3, 4, 48 इज द ज्योमेट्रिक मीन रेंज। यहां पर कह रहा है ये क्वेश्चन कि 3 वैल्यू है, मतलब एक श्रेणी है जो कि ज्योमेट्रिक रेंज है, इसका गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें एक वैल्यू है 3, दूसरा वैल्यू है k और तीसरा वैल्यू है 48। तो जैसा कि ज्योमेट्रिक में आप लोग जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में होता है क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे ये जो कथन है वो गलत है। अब हमारा सेलिगमैन के अनुसार ने कहा था सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सेलिगमैन सेड स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ इन्फ्रेंस एंड द प्रोबेबिलिटी। तो जो ये कथन है हमारे सामने कि सांख्यिकी जो है वो अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये बॉडिंगटन ने कहा था। कौन कहा था, बॉडिंगटन ने। तो यहां पे जो हमारा सेलिगमैन जो लिखा हुआ है वो गलत है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे का ई नंबर क्वेश्चन है, एक वचन विचार से सांख्यिकी का अर्थ है। स्टैटिक्स मीन्स
डाटा बाय सिंगुलर थॉट। हाँ, एक वचन के अंतर्गत, विचार के अंतर्गत जो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है तो वो क्या आता है, डाटा, समंक आता है। चलिए अब है हमारा F नंबर क्वेश्चन, द्वितीय समंक मौलिक समंक नहीं है। सेकेंडरी डाटा इज नॉट फंडामेंटल डाटा। यहां पे नंबर की जगह आप लोग डाटा कर लीजिएगा। सेकेंडरी डाटा इज नॉट फंडामेंटल डाटा। देखिए जो समंक होते हैं, डाटा होते हैं, उनके कलेक्शन के दो सोर्स होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट कलेक्ट करें तो उसका जो मौलिक होता है वो ज्यादा मौलिक होता है, क्योंकि सही ज्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कलेक्ट किया गया है, जिसको काम है वो कलेक्ट करेगा। और एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, द्वितीय समंक, जिसे क्या करते हैं हम, कोई पहले से डाटा कलेक्ट कर रखा है उसको जाके क्या करते हैं, उठा लेते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा द्वितीय समंक कहलाता है। अब द्वितीय समंक जो होता है वो मौलिक समंक नहीं है। यह कथन जो हमारा है वो सही है, क्योंकि प्राथमिक समंक मौलिक समंक होते हैं। अब हमारा जी नंबर, वर्गीकरण सारणीयन के बाद आता है। क्लासिफिकेशन कम्स आफ्टर टेबुलेशन। तो देखिए कोई भी चीज को पहले हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं कि पहले वर्गीकरण करते हैं। यहां पर क्या है, वर्गीकरण सारणीयन के बाद आता है। किसी भी, कोई भी अगर डाटा मान लीजिए आपको दे दिया तो उसको क्या करेंगे, आप पहले उसको वर्गीकृत करेंगे, तब वो जिस डाटा का होगा, जिस सोर्स से होगा या जिस प्रोडक्ट का, जिस वस्तु का डाटा होगा उसके नीचे में हम उसको डालेंगे, तो वो क्या होगा, पहले हम वर्गीकरण करते हैं तब सारणीयन करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पहले आप सारणीयन करते हैं तब वर्गीकरण करते हैं, इसलिए यह कथन जो है वो हमारा गलत होगा। अब है बाउले के निर्देशांक को आदर्श निर्देशांक कहा गया है। बाउलेज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड आइडियल कोऑर्डिनेट्स, या बाउले इंडेक्स आर कॉल्ड आइडियल इंडेक्स। तो यहां पे जो है फीसर साहब का जो इंडेक्स है, निर्देशांक है, उसे हम आदर्श कहते हैं, ना कि बाउले का। तो ये कथन जो है हमारा वो गलत हो गया। अब है हमारा आई नंबर, सूचकांक आर्थिक वायु मापक यंत्र है। इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो हमारा कथन है वो सही है। चलिए अब है हमारा जे नंबर, साधारण सारणी में केवल एक ही विशेषता को रख सकते हैं। ओनली वन फीचर कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंपल टेबल। तो जी हां, साधारण जो सारणी होते हैं उसमें केवल एक ही विशेषता को रख सकते हैं। तो यहां पे जो हमारा आया वो ये फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है पहला क्वेश्चन, जो कि थ्योरी पार्ट अब यहां से स्टार्ट होता है। पहले मैंने कर लिया कौन सा, ऑब्जेक्टिव वाला। 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही बना के आते हैं तो। चलिए अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला कौन था, ऑब्जेक्ट, सत्य असत्य करना था। दूसरा है सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो देखिए जो स्टैटिक्स है हमारा वो लैटिन भाषा के स्टेटस से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक राज्य। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो स्टैटिक्स है वो किससे बना है, लैटिन वर्ड के स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ है राजनीतिक शास्त्र। और दूसरा जो है किससे बना है, इटालियन शब्द स्टैटिका से बना है, जिसका प्रयोग 15वीं शताब्दी में राजनीतिक अर्थ में किया जाता था। अब जो हमारे हैं, मतलब कि सांख्यिकी के जनक में आते हैं गॉटफ्राइड आकेनवाल। कौन सांख्यिकी के जनक कहलाते हैं, गॉटफ्राइड आकेनवाल। अब हम इसके बाद देखते हैं सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी का जो अर्थ है वो क्या होता है। देखिए अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक शब्द लैटिन स्टेटस से आया है, जिसका मीनिंग पहले भी मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है राजनीतिक, राज्य का शास्त्र के संबंध में इसका अध्ययन होता है, जिसका जन्मदाता गॉटफ्राइड आकेनवाल जो थे वो जर्मन विद्वान थे। कहां के विद्वान थे, जर्मन के विद्वान थे।
सबसे पहले मानव ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में सांख्यिकी को 1749 मतलब कि 1749 ईस्वी में किया गया था। चलिए, अब जो है हमारा स्टैटिक्स, उसको बहुत सारे अर्थों में लिया जाता है। जैसे उत्पाद के रूप में डाटा कहलाता है, विधि के रूप में प्रोसेस के रूप में सांख्यिकी विधियां स्टैटिकल मेथड कहलाता है, विवरणात्मक रूप में डिस्क्रिप्टिव मेजर में कहलाता है प्रतिदर्श स्टैटिक्स, और सामान्यतः जनरल भाषा में हम स्टैटिक्स एक वचन के रूप में जब परिभाषित करते हैं तो इसे सांख्यिकी विज्ञान स्टैटिक्स एज अ साइंस कहते हैं, और बहुवचन के रूप में समंक या आंकड़े डाटा के रूप में लिया जाता है। अब है हमारा, इसके बाद आपसे पूछ रहा है, या एक दो परिभाषा भी हम देख लेते हैं। केंडाल एवं बल्कलैंड जो स्टैटिक्स को किस तरह स्पष्ट किए, यहां पे स्पष्ट क्या किए, ये एक बहुवचन और एक वचन के रूप में स्पष्ट किए। बहुवचन के अंतर्गत इन्होंने बताया व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक समंक, और एक वचन में इन्होंने बताया समंक के संग्रहण मतलब उसको एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, उसको एनालिसिस करना, उसका निर्वचन करना का विज्ञान कहा है। अब स्टैटिक्स की परिभाषा में देखिए, स्टैटिक्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लगभग 150 to 200 परिभाषा, मतलब 150 से 200 परिभाषा स्टैटिक्स की दी गई है, जिसमें कि एक परिभाषा है वेबस्टर का। किसका? वेबस्टर का, जो कि कहते हैं समंक किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेष रूप से वे तथ्य जिनको अंकों के रूप में अथवा आंकिक सारणी के रूप में अथवा किसी भी सारणी या वर्गीकृत पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, सांख्यिकी कहलाता है, समंक कहलाता है स्टैटिक्स की परिभाषा के रूप में। इस परिभाषा में आप अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूं कि उन्हीं तथ्यों को, वही तथ्य जो होते हैं वो समंक कहलाते हैं, जो किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति की दशा के संबंध में सम्मिलित किए गए हैं। मतलब कोई भी राज्य है, उसकी दशा जो है उसके विषय में अगर सम्मिलित किए गए हैं, कलेक्ट किया गया है, तो वही स्टैटिक्स कहलाता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगला, सांख्यिकी के महत्व का वर्णन करें। तो मैं आपको महत्व का पॉइंट वाइज बताते हुए कुछ आपको उसका डिटेल कर दूंगा। वैसे सांख्यिकी के बारे में आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि सांख्यिकी जो है वह क्या है, स्टैट वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है राज्य का लेन देन को देखना। चलिए, अब सांख्यिकी की महत्व, एक मिनट, सांख्यिकी की महत्व को विभिन्न विषयों के साथ जोड़ के बताया गया है। जैसा कि पहला बताया गया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की महत्व। हमारा जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें सांख्यिकी की क्या महत्व है। अर्थशास्त्र का कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो पूर्णतः यह दावा नहीं कर सकता है कि सांख्यिकीय विधि का जो प्रूफ नहीं होगा, उसका जो कठिनाइयों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है स्टूडेंट, मतलब मेहनत करके उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उनका उपयोग करता है। अर्थशास्त्र के विषय में भी सांख्यिकी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थशास्त्र के किसी भी नियम को बनने के लिए पूर्व अनुभव और कुछ जो होता है फैक्ट का चुनाव करना, उसको चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सिद्धांत के बनने में एक भूमिका निभाते हैं। तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष की परिकल्पना की जाती है और फिर उसका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। मान लीजिए कि हमें बहुत सारे कारण मिले, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, तब उसका परीक्षण करते हैं। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो मनुष्य से होता है, और मनुष्य कहाँ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। मनुष्य और संसार में बहुत सारे कारण होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि पूर्ति का नियम जो है, मांग का नियम, ये सभी जो होते हैं निष्कर्ष और वास्तविक परिणाम पर अवस्थित होते हैं। मतलब उनका जो होता है एक परिणाम होता है और कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है।
क्योंकि अगर ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि जब बाजार में वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसका कीमत जो होगा वो कम रहेगा, तो वस्तु का मांग बढ़ेगा। जब वस्तु का दाम ज्यादा रहेगा तो उसका दाम जो है, मांग जो है वो घट जाएगा। और दूसरा है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी की महत्व, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जब हम कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, चाहे वो देश के विकास के लिए हो या किसी कंपनी में हो, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। अब आगे है आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी के महत्व, इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक एनालिसिस। जब हम क्या करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण का काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं आर्थिक क्रियाओं का, तो हमें क्या होता है, तब हमें जाके सांख्यिकी की जरूरत होती है। जैसे उपभोग में, कंजम्पशन के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, मांग का नियम है, आंकड़ा क्या कह रहा है, किस आय वर्ग के लोग जिसका इनकम ज्यादा है उनका उपभोग कैसा है, इसी सब के बारे में। उपभोग में, उत्पादन में क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, और इसमें स्टैटिस्टिक्स अपना भूमिका निभाता है। उसके बाद विनिमय के क्षेत्र में, फिर वितरण के क्षेत्र में, फिर राजस्व के क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा आ जाइए, व्यवसाय में सांख्यिकी का महत्व। व्यवसाय में सांख्यिकी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वाणिज्य में मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी में, उसके बाद उद्योग में होता है, उसके बाद व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न क्रिया को करने में भी स्टैटिस्टिक्स का महत्व होता है। अब है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण के कौन कौन उद्देश्य हैं, वर्गीकरण की विधियों का व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य क्या है। अब इसको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वह होता है कि जैसे कि आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप क्यों पढ़ते हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। इसलिए कोई भी संस्था हो या कोई भी विषय हो, उसका एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो किया जाता है। अब जो हमारा है, आपसे पूछ रहा है कि वर्गीकरण, तो देखिए वर्गीकरण पहले होता क्या है, उसके बाद मैं इसका उद्देश्य का पॉइंट बता दूंगा और इसका विधि का। वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक जैसे गुणों के आधार पर उसको अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, जो 11th में है उनको 11th में किया जाता है, जो 12th में है उनको 12th में किया जाता है। जैसे आप लोग पार्ट 1 में है तो आप लोग को वर्गीकरण पार्ट 1 में है। चलिए, तो आप है वर्गीकरण का उद्देश्य। देखिए, वर्गीकरण का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि डाटा जो होता है, फैक्ट जो होता है, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करना। क्यों सरल रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। दूसरा है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। तीसरा उद्देश्य है तुलना में सहायक करना। चौथा उद्देश्य है पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। पांचवा उद्देश्य है एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। और छठा उद्देश्य है, जब हम वर्गीकरण कर लेते हैं उसके बाद उसका क्या करते हैं, सारणी का आधार बनाते हैं, जिसके आधार पर हम सारणीयन करते हैं। चलिए, अब आपका है क्वेश्चन की वर्गीकरण की विधियां का व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको रीति बता देता हूं, उसके आधार पर आप इसका व्याख्या कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट, मतलब कि डाटा के गुण के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसमें पहला है हमारा इंद्रभाजन वर्गीकरण, जिसको हम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, सिंपल और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। दूसरा है बहुगुणी मल्टीपल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद है बी संख्या वर्गीकरण, चरों में वर्गीकरण। जब हम क्वांटिटी में वर्गीकरण करते हैं, यहां पर गुणात्मक मतलब क्वालिटी का वर्गीकरण हुआ, यहां पर क्या क्वांटिटी मतलब जब नंबर में हो दिया हुआ तब हम वर्गीकरण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, सेंट्रल, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम जो सेंट्रल टेंडेंसी का माप करते हैं वो क्या है, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के
गुण एवं अवगुणों को बताएं। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये ज्यादा लंबा है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसके लिए चलिए इसको एक बार आप अपने गेस्ट पेपर या बुक से, ज्यादा अच्छा होगा कि बुक से आप लोग देख लें। अब है हमारा पहला क्वेश्चन 5 नंबर, ये 5 नंबर, 5 का ए बी, 6 का ए, 6 का बी, 7, 8 और 9, ये आपको हम एज अ टेबल टॉप रिकॉर्डिंग में आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा लगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो छूट रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षेप टिप्पणी करें। इस पे संक्षेप में लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी में अंतर, डिफरेंट इन पैरेलल सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। बी है हमारा सांख्यिकीय सीमाएं, स्टैटिकल लिमिट्स। सी है हमारा प्रमाप विचलन एवं गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डेविएशन कोएफिशिएंट, इसके बारे में लिखना है। डी नंबर है हमारा अनुलोम विलोम समानुपात एवं विलोम समानुपात का आशय, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। देखिए आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सारे ईयर मतलब 15 टू अप टू 18 तक का आपका क्वेश्चन चैनल पे डालूंगा। आप लोग उसे जरूर देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।